पहले मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी को धन्यवाद अदा करूंगा। मेरे ख्याल से ये जो विश्वविद्यालय है ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन 3 लोगों को मैं बहुत चाहता हूँ जिन्होंने हिंदी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, राहुल सांकृत्य, भिक्षु जगदीश कश्यप और भगंत आनंद कौशल्या, उनका जो योगदान रहा है इस विश्वविद्यालय की धरोहर को निर्माण करने के लिए और हिंदी को प्रचलित करने के लिए, तो मैं इन 3 महानुभावों को, क्योंकि इनका जो संबंध है वो बाबा साहब से बहुत नजदीकी रहा है, और जब भारत का संविधान बना तब उसको परिभाषित करने के लिए हिंदी कमेटी बनी थी, जिसके हेड थे राहुल सांकृत्य, और उन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी की उसमें कि उन्होंने कहा कि जब मैं शब्दावली बना रहा था तो मुझे पता चला कि 75% ऐसे शब्द है इस संविधान के हिंदी संस्करण में कि जो भारत के सभी भाषा के लोग जानते हैं। 75%। जैसे अब हम लोगों ने बोला कानून, तो ये शब्द सब लोग जानते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं तहसील, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो लोग जानते हैं। तो मेरे ख्याल से जो ये मेरे पर्सनल इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये विश्वविद्यालय जो हिंदी को इस तरह प्रमोट करता है। बाबा साहब की भी हिंदी में बड़ी विशेष रुचि थी, वो जानते थे कि हिंदी भाषा का महत्व कितना है। तब मेरे मित्र संदीप जी ने कहा कि आप बाबा साहब के कुछ जो उनका जो तत्व ज्ञान है, फिलोसॉफी है, उसके ऊपर आप कुछ बोलिए। तो मैंने सोचा कि बाबा साहब को अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो बड़े आयाम है उनके, बड़े ही ही वाज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सन, बहुत बड़े आयाम है उनके। अभी हाल ही में मैंने इकोनॉमिक्स के ऊपर बाबा साहब को भाषण दिया, तो मुझे पता चला कि कितनी गहरी सोच, कितनी गहरी इकोनॉमिक फिलोसॉफी जो है वो बाबा साहब के विचार में मिलती है। बाद में सामाजिक दृष्टिकोण तो हम सभी जानते हैं, बाद में इतिहास है, इससे बहुत सारे पहलू है। तो मैंने सोचा कि आज जो है एक पहलू की तरह से हम बाबा साहब की फिलोसॉफी को देखेंगे, तत्व ज्ञान को देखेंगे, वो है संविधानिक दृष्टि। तो मैं आपको आर्टिकल वाइज कुछ नहीं बोलूंगा, तो मैं आपको जो फिलोसॉफी है बाबा साहब अम्बेडकर की, और वो किस प्रकार हमें व्यक्ति को और समाज को और देश को उसकी क्या प्रासंगिकता है, ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि बाबा साहब की जो ये फिलोसॉफी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और ये जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जैसे बाबा साहब ने संविधान जब लिखा, तो उसके बाद उन्हें एक ऑफर आई थी कि आप इस संविधान के ऊपर एक टीका लिखिए, रिव्यू जो होता है कमेंट्री। तो बड़ा पब्लिशर था दिल्ली का, उसने बोला कि मैं आपको बहुत पैसे दूंगा कि आप इस संविधान के ऊपर एक रिव्यू लिखिए। तो बाबा साहब ने मना कर दिया, बोले कि जो संविधान मैंने लिखा है इतना सरल है कि जो भी आदमी साधारण तरीके से अगर लिटरेट है तो ये संविधान को समझ सकता है, तो इसका जो है टिप्पणी टीका लिखने की जरूरत नहीं है, कमेंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे नजर में एक दस्तावेज आया जो आपको वॉल्यूम 13 में मिलेगा, जिसमें एक बुक प्लान है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर एक किताब लिखने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड एक्सपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो किताब तो पूरी तरह नहीं है, लेकिन उस किताब की जो बुक प्लान है वो अवेलेबल है, और किताब का इंट्रोडक्शन अवेलेबल है। तो आप अगर एक इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्चर देखेंगे उस किताब का, तो इतना महत्वपूर्ण है। तो बाबा साहब तो जो कमेंट्री है वो नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन एक चीज लिखना चाहते थे कि भारत के हमारे जो लोग हैं, हम जो भारतीय है, उनके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के तत्व क्या है, प्रिंसिपल्स। और उन्होंने उस इंट्रोडक्शन में भी लिखा कि आर्टिकल वाइज समझने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल समझने की जरूरत है। और जब हमें प्रिंसिपल समझते हैं तो उस प्रिंसिपल के, उस तत्वों के प्रकाश में जो है हम सारे आर्टिकल को देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही, और वो बुक प्लान में दिखता है। तो वो जो प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल मेरे मायने में जो है वो बाबा साहब की जो पूरा तत्व ज्ञान है उसको उजागर करते हैं बड़ी अच्छी तरह से। तब सबसे पहला प्रिंसिपल जो है, उसमें 4 भाग है उस बुक प्लान में, लेकिन मैं पहले प्रभाग की बात करूं तो उसमें एक है कि पहला प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जनतंत्र का तत्व, बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि हमारी जो मतलब हमारा जो संविधान है उसमें जनतंत्र जो शब्द है वो नहीं आता जाता बात, प्रियम्बल में भी दिखता है, प्रास्ताविक में दिखता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलिड रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, और बाकी जगह हमें शब्द दिखता नहीं। लेकिन जो प्रिंसिपल है हमारे संविधान का वो है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जनतंत्र का तत्व समझना हमें जरूरी। दूसरी बात जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी और एक तत्व समझना है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। ये जो पावर है अगर एक जगह एक इकाई में अगर वो बंद होता है तो वो जो पावर होता है वो हरदम ही जो है वो जन के लिए नहीं होता है। ये जो कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर उसकी भी बड़ी फिलॉसफी कि जो पावर है जो शक्ति है उसे सेपरेट की जाए। तो हमारे जैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो इकाइयां बनाई है जिसमें हमारी पार्लियामेंट आती है, हमारी जुडिशियरी आती है और फिर हमारी जो है एग्जीक्यूटिव आती है, तो इस प्रकार पावर को डिवाइड किया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट तत्व है कि इसकी फिलोसॉफी जो है वो फ्रांस की मतलब रिवॉल्यूशन शुरू होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू होती है और वहां आके फिर डेवलप होती है और पता चलता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का अहम पहलू है कि आप जो पूरा पावर है एक इकाई में बंद नहीं कर सकते, आपको पावर को सेपरेट करना पड़ेगा। और जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल बाबा साहब ने बताया उसी में वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है फेडरलिज्म। अभी ये क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन की शब्दावली में ज्यादा अंग्रेजी में पढ़ा हो तो हिंदी में इतनी बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि फेडरलिज्म मतलब एक ऐसी इकाई हो कि जो मतलब जिसका पावर जो है वो ज्योग्राफिकली भी डिवाइड हो। और वो इतनी सुंदर कल्पना है, वो इतना सुंदर तत्व ज्ञान है। ये तीन तत्व अगर हमें पता चले, ये तीन अगर प्रिंसिपल हमें पता चले तो हमें पूरा बाबा साहब का जो पूरी फिलॉसफी है वो हमें पता चलती है। और उसमें एक चैप्टर है, उसमें बाबा साहब ने लिखा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब जो शासन चलेगा वो लॉ का शासन चलेगा, व्यक्तियों का शासन नहीं चलेगा। रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि रूल ऑफ मैन रहेगा, रूल ऑफ पीपल रहेगा तो क्या होता है बहुत बार कि लोग अपनी आइडियोलॉजी से चला सकते हैं शासन। लेकिन अगर लॉ है और रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर ये दो तत्व नहीं आते हैं तब रूल ऑफ लॉ नहीं आ सकता। बड़ा अहम बात है। और ये जो मतलब मैं चौथी बात आपको कहूंगा, चौथा प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है हम सबको समझने के लिए, वो है सिटीजनशिप, नागरिकता। अब देखिए अगर हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है। पहला पार्ट आता है भारत को डिफाइन करता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। सेकंड जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, सिटीजनशिप। और हमें पता नहीं, हमें ये बताना जरूरी है कि जो 26 जनवरी को हुआ वो भारत के इतिहास में मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि उसके पहले इस भूखंड में रहने वाले लोग जो है वो सारे लोग हम किसी के क्या थे, वी वर रूल्ड बाय समबडी। पहले किंग का शासन, पहले राजा होते थे, महाराजा होते थे, उसके बाद अंग्रेज आ गए, तो हम सारे लोग वी वर द सब्जेक्ट्स। लेकिन पहली बार भारत के भूखंड में, भारत के भूभाग में हम सब लोग पहली बार बने सिटीजन्स, हम लोग नागरिक बने। ये ऐतिहासिक घटना है। पहली बार जो मतलब जो पावर है, पावर लोगों के हाथ में आया पहली बार भारत के इतिहास में। बहुत महत्वपूर्ण बात है नागरिक। एक नागरिक होना ये कोई असाधारण बात नहीं है, ये इतनी महत्वपूर्ण बात, साधारण बात में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नागरिक होना मतलब उसके साथ आते हैं आपके राइट्स। और बाबा साहब ने एक जगह कहा है कि सिटीजनशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। और ये जो तीन जो मतलब जो प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूं इतने महत्वपूर्ण है। तो पहले हम देखेंगे कि जनतंत्र क्या है। तो हम जनतंत्र की परिभाषा करती है बाबा साहब के साहित्य में, हमें कम से कम 20, 30, 50 तरीके से हमें जनतंत्र की परिभाषाएं मिलती है। तो एक तो आपको सभी को पता है लिंकन की परिभाषा, बहुत फेमस है, कौन सी? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन ये बहुत लिमिटेड डेफिनेशन है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बट वेरी लिमिटेड डेफिनेशन। फिर एक परिभाषा जो बाबा साहब को बहुत पसंद थी, बैगहॉट करके, वॉल्टर बैगहॉट करके एक पॉलिटिकल फिलोसोफर था, उसने बोला था कि गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय डिस्कशन, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। मतलब जो चर्चा से जो शासन चलता है, डेलिबरेटिव। और बाबा साहब ने बहुत गहराई से जो है वो डेमोक्रेसी की परिभाषा को समझा। और जो मेरे ख्याल से
बहुत परिभाषा बाबा साहब ने दी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण परिभाषा है जो हमें सभी को जानने की जरूरत है, जो परिभाषा जो है मूल परिभाषा है, डेमोक्रेसी इज एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेफरेंस टू द फेलो ह्यूमन बीइंग। डेमोक्रेसी जो है, हम लोग क्या सोचते हैं, 5 साल आए, वोटिंग कर दिए, काम हो गया, वन मैन वन वोट, ये बहुत सुपरफिशियल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लेकिन जो डीपर कंसेप्ट है वन पर्सन वन वैल्यू, एक इंसान एक मूल्य, ये बहुत गहरी गहरी परिभाषा बाबा साहब ने दी है। और हम इसको देखेंगे तो एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेफरेंस टुवर्ड्स फेलो ह्यूमन बीइंग, मतलब डिग्निटी जो है, मानवीय गरिमा, ये सीधी जो है वो जनतंत्र से जुड़ती है, सीधी। गरिमा नहीं तो लोकतंत्र नहीं। गरिमा ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और बाबा साहब ने बहुत गहराई से जब मतलब परिभाषा दी है, तो और एक परिभाषा मतलब एक सीक्वेंस दी है। एक है राजनीतिक डेमोक्रेसी, राजनीतिक जनतंत्र, जिसमें हम सभी को अधिकार है कि भारत में जितने भी जो गवर्नमेंट पोस्ट है, इवन प्राइम मिनिस्टर बनने का अधिकार हम सभी को जो भी ऑफिसेस है वो सब में सब बनने का अधिकार है। वो कोई हेरिडिटरी पावर नहीं है। वी हैव अ राइट टू ऑफिशिएट एनी ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जितना बड़ा राइट है सोचिए, जितना बड़ा राइट है। तो ये है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राइट टू वोट। अभी हमें लगता है कि जो हमें जो ये मिला है राइट टू वोट, ये कोई असाधारण बात नहीं। इसको समझिए, भारत के इतिहास में कभी इतनी तादाद में लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, मत देने का अधिकार नहीं था। पहली बार 1952 के इलेक्शन में भारत की जो जनता थी उन्होंने वोट दिया है पहली बार। अभी आप सोचिए, उस वक्त का भारत 23 करोड़ लोग थे भारत में उस वक्त, और इतने लोगों की मतदार सूची बनाना, लोगों को तो पता ही नहीं कि उनकी उम्र कितनी है। तो क्वेश्चनर बनाएगी कि आप जब ये थे तो कौन सी इवेंट हुई थी। अभी भी देखेंगे तो बहुत लोगों के आधार के लाले होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं होते लोगों के पास। आप सोचिए उस जमाने में 50s में जब मतदार लोगों की यादी बनाते हो कितनी तकलीफ होती है। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है बाबा साहब अम्बेडकर का कि इलेक्टोरल रोल बनाना। अभी अगर हम लोग तो अभी इलेक्ट्रॉनिक वोट है, मतलब ये है रोल बनते हैं, लेकिन आप फिजिकल रोल बनाएंगे और उसको आप अनवाइंड करेंगे तो ऐसा बोलते हैं कि 30-40 किलोमीटर का बनेगा। आप सोचिए, साधारण बात नहीं है। तो राइट टू वोट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बाबा साहब बोलते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। और सामाजिक जनतंत्र, सामाजिक लोकशाही नहीं रहेगी तो पॉलिटिकल लोकशाही है, उसको कभी ना कभी थ्रेट होगी। बहुत जरूरी है समझना। तो जो हम लोग आर्थिक लोकशाही की बात करते हैं, आर्थिक जनतंत्र की बात करते हैं, तो उसके तहत में जाने के लिए जो है आर्थिक लोकशाही के कुछ प्रिंसिपल्स हमारे संविधान में हमें मिलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां राइट टू वोट है। लेकिन बाबा साहब चाहते थे कि भारत का संविधान ये पहला संविधान बने कि जो इकोनॉमिक राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स बने। आपको पता है, जब हम संविधान को देखते हैं तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सिटीजन के अधिकार, उसको अगर कोई वायलेट करता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। पता है आपको पता होगा। आपका कोई अधिकार, आर्टिकल मतलब जो पार्ट 3 में जो आपके अधिकार दिए हैं, अगर उसको कोई छीनता है, गवर्नमेंट उसको हाथ लगाता है, तो आप डायरेक्ट कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो सोचिए कि अगर आपके पास ऐसे इन्फोर्सेबल राइट्स रहते हैं कि इकोनॉमिक राइट्स, और जहां इकोनॉमी और इथिक्स में द्वंद्व होता है वहां मतलब इकोनॉमी जीत जाती है। बाबा साहब ने बड़ा सुंदर लिखा है कि अगर लोगों को अगर इकोनॉमिक राइट्स नहीं है तो वो जो है वो प्राइवेट पार्टी कभी भी गुलाम बन सकते हैं। जो हम लोगों ने जो फ्रीडम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो बाबा साहब की बड़ी सखोल ऐसी कल्पना की है, और मुझे ऐसे लगता है संकल्पना की, और गहराई से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको जानने की जरूरत है। सामाजिक लोकशाही जो है वो तो है वन पर्सन वन वैल्यू। हम भारत के लोग हैं। मैं काफी यूनिवर्सिटी में जाता हूं तो चर्चा करता हूं, तो मैं एक सवाल पूछता हूं,
मैं यहां भी पूछूंगा, क्या आप लोग भारतीय हैं? स्टूडेंट लोगों के लिए सवाल है, आप लोग भारतीय हैं? 100%। क्यों भारतीय है आप? क्या चीज है जो आपको भारतीय बनाती है? सिटीजनशिप। राइट? या फिर हम भारत में इस पैदा हुए, पहला आंसर आता है कि हम यहाँ पैदा हुए इसलिए। तो मैं उनको ये भी पूछता हूँ कि यहाँ सांप, बिच्छू, कुत्ते सब पैदा हुए हैं, तो क्या है ये चीज? तो भारतीय क्या है, इसको बहुत सटीक तरह से बाबा साहब ने समझाया है। वो प्रियम्बल, वास्तविक में वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉलेमली कॉन्स्टिट्यूट, सीरियसली कॉन्स्टिट्यूट। किसने भारत को कॉन्स्टिट्यूट किया है? कोई थर्ड पावर नहीं है, कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है जिसने भारत को बनाया है, हम लोगों ने बनाया। किसने बनाया? हम लोगों ने भारत को बनाया। ये इतना महत्वपूर्ण विचार है, ये इतनी बड़ी महत्वपूर्ण ये लोग है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉलिड रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोसाइटी। छोड़ दो वर्ड को, इसके बाद वर्ड आता है जस्टिस। कौन सा वर्ड आता है? जस्टिस। आप सोचिए, भारत के संविधान को 75 साल पूरे हुए। कितने साल पूरे हुए? अच्छा, नेपाल संविधान बनाते बनाते थक गया, पाकिस्तान संविधान बनाते बनाते डूब गया, श्रीलंका में वही हालत है। भारत ही ऐसा देश है इस उपखंड में कि वो निरंतर चलते जा रहा है और चलते रहेगा। भारत की जो अखंडता है, भारत की अखंडता को कोई खंडित नहीं कर सकता, कोई नहीं, कोई पावर खंडित नहीं कर सकता इसको, क्योंकि इसको किसने बनाया है? हम लोगों ने बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस आधार पे बनाया है इसको? जस्टिस। 3 प्रकार की जस्टिस, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। ये जो शब्द है इतने गहरे हैं, इसकी हम जब तक तह में नहीं पहुंचते, हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ भारत में क्या हुआ है और ये भारत के अंदर कितनी शक्ति है। कि ये बाबा साहब चाहते थे कि एक दिन जो है भारत जो है वो पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। उनको पता था कि अगर इन मूल्यों पे चलता है देश, तो इसको कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं सकता इसको। पीपल्स रिपब्लिक सादी बात नहीं है, बहुत साधारण बात। अगर जितना सोचेंगे हम, एक आदमी ने, आप सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर 2 बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी स्कॉलर थे दुनिया के, यहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी टॉप मोस्ट, वहां एडमिशन भी नहीं मिलती। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां भी नहीं मिलती एडमिशन। 2 इससे रिसर्च माइंड। तो उनकी पद्धति थी कि वो कोई भी आइडिया है उसके वो डीप तक, जब तक उसको पूरा खोल के नहीं देखते वो आइडिया को, तब तक वो रुकते नहीं थे। हमारे लिए सबके जरूरी है, ये नेवर बिलीव इन एनीथिंग, ही एक्सप्लोर द आइडियाज। आइडिया को एक्सप्लोर करके उसके मतलब क्या है, उसका बेसिक ये जानना जरूरी है। एक एक शब्द, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट देखेंगे, अभी मैं बहरहाल जो है वो एक चीज पढ़ रहा था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी की मोर देन 40 मीटिंग हुई, ड्राफ्टिंग कमेटी की, जहां बाबा साहब चेयरमैन थे, 40 मीटिंग। उसके देखा मैं कितने लोग हाजिर थे, कितने लोग नहीं थे। पूरे मीटिंग में बाबा साहब अम्बेडकर है, बाकी जो मतलब संविधान मसौदा सभा के जो लोग हैं बहुत सारे एब्सेंट है। और वहां एक एक विषय के, एक एक शब्द के ऊपर चर्चा हुई। उसके बाद ड्राफ्ट बना, वो ड्राफ्ट ओपन था पब्लिक के लिए। तो ऐसा कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा लेटर्स आए, ये सुधारो, वो सुधारो, ये सारों को इनकलकेट करके और एक ड्राफ्ट बनाएगा। ये प्रोसेस समझ जरूरी है, मेहनत। 2 साल 11 महीने 18 दिन मतलब क्या होते हैं। और एक मसौदा बनाया गया और हर एक वर्ड पे चर्चा होने के लिए फिर संविधान सभा में चर्चा हुई। 2 लाख से ज्यादा शब्द जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में बाबा साहब अम्बेडकर, फुल लेंथ स्पीचेस है। जब आप इतनी तरह से मतलब इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन करेंगे, तभी ऐसी क्या बनती है, ऐसा संविधान बनता है जो आज भी साबुत है और आगे भी साबुत रहेगा। तो ये मैं आपको किसको बता रहा हूं, क्योंकि जो जस्टिस है, जस्टिस इज ऑल्सो अ बंडल ऑफ 3 प्रिंसिपल्स, रादर 4 प्रिंसिपल्स। जस्टिस ये तो क्वालिफाई किया है, सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक। और वर्ड है जो है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब इक्वालिटी। उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अभी मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं, बाबा साहब के तत्वज्ञान से समझना जरूरी है। जो मैंने कहा आपको, एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस टुवर्ड्स अ फेलो ह्यूमन बीइंग, राइट।
और यहां पे हम देखेंगे तो यहां पे जो शब्द आते हैं बड़े महत्वपूर्ण शब्द है, इंसान की गरिमा और बंधुत्व। देखिए बहुत गहरी तरह से इस शब्द को समझिए। फ्रैटर्निटी इज द बेसिस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। आप समझ रहे हैं? बंधुत्व जो तत्व है वही सोशल डेमोक्रेसी है, वही सामाजिक लोकशाही है, वही सामाजिक जनतंत्र है। जिस देश में बंधुत्व कायम होगा, बंधुत्व मतलब एक बंधु मतलब थोड़ा आपको लगेगा पैट्रियार्कल वर्ड, लेकिन इसको लिख लीजिए कम्युनिटी करके, इसको कम्युनिटी करके लीजिए। मुझे पता नहीं हिंदी में कौन सा शब्द है जिसमें दोनों जो लिंग है वो सम्मिलित, लेकिन कम्युनिटी लीजिए। तो जहां कम्युनिटी फीलिंग है, भाईचारा, या उसमें भाई आ जाता तो भाई भाईचारा, ठीक है। तो क्योंकि अगर सिर्फ भाईचारा बोलेंगे तो बाबा साहब नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं उस समाज का जो प्रोग्रेस है उसी में देखता हूं कि महिलाओं की कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो भाई भाईचारा जो है, जहां भाई भाईचारा है वही सामाजिक जनतंत्र, और जहां सामाजिक जनतंत्र की नींव मजबूत है वही राजनीतिक जनतंत्र आता है, वही आर्थिक जनतंत्र। तो हमारा सवाल था कि हम भारतीय क्यों? हम भारतीय क्यों है, इसकी हमने खुद डेफिनेशन दी। जस्टिस, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाई भाईचारा। भाई भाईचारा। इसके बाद और एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी तरफ हम लोग देखते नहीं, वो है डिग्निटी, गरिमा। तो मैं मतलब बच्चों को कहता हूं कि भैया आप भारतीय है, तो आप अगर भारतीय तभी बनने के हकदार है जब आप इस तत्वों के ऊपर चलेंगे। बाबा साहब ने कहा इंडियन फर्स्ट है, इंडियन लास्ट, 1930 में कहा मैं पहला भारतीय हूं, आखिर अंततः ही क्यों कहा? तो भारतीयत्व जो है ये साधारण संकल्पना बहुत गहरी है। मैं खुद को देखता हूं इस चौकट में कि भैया मैं कहां फंसता, तो मुझे लगता है मुझे भारतीय बनने के लिए और बहुत कोशिश करनी है, और मुझे लगता है सभी को कोशिश करनी है। वो अब यहाँ क्वालिफाई नहीं है खुद को भारतीय कहने के लिए, क्योंकि ये जो विजन दिया है देश के लिए वो इतना विस्तृत विषय है, विजन दिया है, दृष्टि है कि हम सब लोगों ने इसको डेली रिवीजन करना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ देश के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी प्रगति करनी है, किसी भी व्यक्ति, कोई भी समाज का हो, स्त्री हो, पुरुष को, तो आपको स्वतंत्रता चाहिए नहीं चाहिए? सवाल है, आपको इक्वलिटी चाहिए नहीं चाहिए? कोई भी हुआ, आपको सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? आप जो चीज हमें चाहिए वो हमें दूसरों को भी देने आना चाहिए। ट्रांजैक्शन से हम बोलेंगे कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तो वो जनतंत्र के खिलाफ है। तो जो हम लोग जो बात कर रहे हैं जो तत्व ज्ञान की, तो अगर बाबा साहब को हमें समझना है, बाबा साहब की दृष्टि को समझना है, तो हमें भारतीयत्व क्या है इसकी दृष्टि में समझना पड़ेगा, और बहुत गहराई समझना पड़ेगा। और हम अगर हमारे मतलब जो आइडियल है उसको अगर हम मानते हैं, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम कहां कम हो रहे हैं, और ये सभी की जिम्मेवारी है। जो इस देश से प्यार करता है, जो इस भूमि से प्यार करता है, उन सभी की जिम्मेवारी है कि हम अपने जीवन में जो है वो न्याय को लाए। तो न्याय मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ पब्लिक स्पेयर में होता है, फैमिली लाइफ में भी न्याय देना जरूरी है या नहीं है? फैमिली लाइफ में भी स्वतंत्रता देना जरूरी है, फैमिली लाइफ में भी इक्वलिटी जरूरी है, फैमिली लाइफ में भी भाईचारा। तो ये कोई सिर्फ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स नहीं है, बहुत गहरे प्रिंसिपल्स है। मैं इन विषयों को और बहुत खोद सकता हूं, लेकिन टाइम अपने पास नहीं है। आखिरी एक मतलब इस विषय मतलब ये जो हमारा पहलू है जनतंत्र का, लोकतंत्र का, उसका मैं एक पहलू छोड़ूंगा। तो 1941 में बाबा साहब ने बड़ा सुंदर आर्टिकल लिखा बुद्ध जयंती के बाद, उसका शीर्षक बहुत अच्छा था, बुद्ध जयंती, मराठी में लिखा था। बुद्ध जयंती के पीछे पॉलिटिक राजकीय महत्व, बुद्ध जयंती एंड इट्स पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। उसमें बाबा साहब ने बोला था कि अभी हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, वो एक बीमार व्यक्ति की तरह है।
हमारा कोथा, मराठी में शब्द है कोथा, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हमारा जो पेट है खराब है, और पेट खराब होने से हम लोग बहुत वीक हो गए हैं, हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कैसे हैंडल करेंगे। तो बोले एक मेडिसिन लेना जरूरी है, और वो मेडिसिन देने वाला बहुत बड़ा डॉक्टर है बुद्धा। 1940 में बोला बुद्ध डॉक्टर है, उसकी अगर हम मेडिसिन लेंगे तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर भारत में जनतंत्र चाहिए तो इस महामंत्र की हमने धारणा करनी चाहिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अभी देखिए, इसको रिलीजन की तरह से मत देखिए, इसको आप जनतंत्र के इसमें देखिए कि क्या है बुद्ध का तत्वज्ञान, की जिसमें जनतंत्र की जड़ें है, जो बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने उजागर की। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी जो तत्व है, उन्होंने कहा कि मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं लिया, मैंने मेरे गुरु बुद्ध से लिया। देखिए गहरी बात है, एक भारतीय होने के कारण हमें सोचना पड़ेगा, अगर बाबा साहब चाहते तो दूसरे रिलीजन में उनको इन्वर्ट कर रहे थे, बाबा साहब को तो बाकी सारे रिलीजन इन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा कि बुद्ध धर्म को मैं रिलीजन की तरह नहीं मानता। बाबा साहब ने बोला कि ये रिलीजन की तरह नहीं मानता मैं इसे, ये ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा है कि जिसके अमल से जो है भारत की जनतंत्र की जड़ें जो है वो मजबूत होगी। अभी मैं बहुत बार बाहर जाता हूं तो मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बाबा साहब अम्बेडकर ये ऐसे इंसान हैं कि जिन्होंने खून का एक कतरा न बहाते हुए इतनी बड़ी क्रांति की। विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं। इनइक्वालिटी के लिए स्ट्रगल भी फ्रांस में हुआ, फ्रांस की पूरी जो रिवॉल्यूशन है वो इनइक्वालिटी के खिलाफ है, पता है आपको? इनइक्वालिटी हुआ, 3 क्लासेस थे, जो नीचे का तबका था उसने बोला कि नहीं चाहिए हमें, रिवॉल्यूशन हुई, कितने लोग मरे पता है आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? गिलोटिन, उन्होंने एक नया ही अस्त्र निकाल दिया लोगों की गर्दन काटने के लिए, गिलोटिन, पता है? ऐसे ये रहता था जैसे मतलब आपको अपनी गर्दन रखनी है, तब से आके वो गिरता था, आपकी धड़ गर्दन होता। जिसने ऑक्सीजन की खोज किया उसको भी गिलोटिन में डाला गया, लेवाई से ऑक्सीजन, बड़े बड़े साइंटिस्ट की गर्दन उड़ाई, जिसने वो बनाया मशीन उसकी भी गर्दन। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, जिंदा थे बाबा साहब 1917, ही वाज यंग स्कॉलर स्टडीइंग रशियन रिवॉल्यूशन। कितने लोग मरे रशियन रिवॉल्यूशन में? ऐसा बोलते हैं कि 20 मिलियन का आंकड़ा आता है, 2 करोड़ का आंकड़ा आता है। ये बहुत सोचने की बात है गहराई से। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जहां भी रिवॉल्यूशन हुई वहां पे ब्लड, खून की नदियां। भारत में भी एक ऐसे आदमी ने क्रांति की शुरुआत की, क्रांति की बिना खून का एक कतरा बह, और भारत में खून का कतरा नहीं बहेगा जब तक बाबा साहब की विचारधारा जिंदा है। बहुत गहराई से सोचने की बात है, आप सोचिए इसके ऊपर, ये हम लोग जरूर सोचिए। इतनी बड़ी रिवॉल्यूशन भी भारत के अंदर होगी, आगे जाके होगी, अभी हो रही है, लेकिन ये ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। और डेमोक्रेसी को बाबा साहब ने बोला था कि डेमोक्रेसी इज अ मैकेनिज्म बाय विच फंडामेंटल चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल आर ब्रॉट विदाउट ब्लडशेड। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा तत्व ज्ञान है ये। उनसे तो कोई बीटर आदमी इंडिया में नहीं होना था, जिसके समाज को इतना लथाड़ा गया, कुचला गया, दबाया गया, कितना एंगर रहेगा अंदर। तो मेरा एक दोस्त है अफ्रीकन अमेरिकन, उसने मुझे एक बात कही, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसने कहा कि हमारा काली दाशी नहीं, दूसरे मेरे मित्र थे, मेरे को एक बात कही कि मुझे मेरे दिल को छुई, बोले कि हमारा जनरेशन टू जनरेशन ऑपरेशन हुआ तो हमारे अंदर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। क्या रहता है? साइकोलॉजिकल। अगर आपको 24 घंटे कोई बताएगा कि आप नीचे है, आप नीचे है, आप नीचे है, तो आपकी साइकोलॉजी कैसे होगी? और जो ये सोचेगा मैं ऊपर हूं, उसकी साइकोलॉजी कैसे होगी? प्रिजनर साइकोलॉजी, लोगों को बंदी बना के रखो, नहीं? ये सोचिए, बहुत खतरनाक साइकोलॉजिकल गेम है ये। कास्ट कैसे दोनों तरह से काटती है, जेलर को भी काटती है और जो जेल में है उसको भी काटती है। बड़ा साइकोलॉजिकल एनालिसिस इसका किया है बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो उसने कहा कि हमारे अंदर बहुत सारा ट्रॉमा है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी विधियां बताई है कि जिससे
आप जो है एंगर को आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंगर जरूरी है, ठीक है, तो कोई एनर्जी जरूरी है, लेकिन अगर वो प्रेम से अगर वो मूलक नहीं है, द्वेष से मूलक है, तो क्या होगा, तहस-नहस होगी। तो जो ये जनतंत्र की जो परिभाषा है कि बिना खून का कतरा बहा के दुनिया के लोगों के जीवन में फंडामेंटल चेंज, मतलब आमूलाग्र बदल कर देना। मराठी में उसको आमूलाग्र बोलते हैं, हिंदी में शब्द है क्या आमूलाग्र, समग्र क्रांति करना, है ना, समग्र परिवर्तन, पूरा मतलब अंदर से पूरा इनसाइड आउट पूरा बदल देने। और ये कैसे करना है, बिना खून बताया। वो दुनिया में ऐसा कौन सा फिलोसोफर है, ऐसा कौन सा आदमी है कि जिसने इतनी बड़ी क्रांति करके दिखाया, वो भी विदाउट ऑयल। तो जब हम बाबा साहब की मतलब जो फिलोसॉफी की बात करते हैं, तत्वज्ञान की बात करते हैं, मुझे कहने के लिए काफी है, लेकिन मैं सिर्फ एक प्रिंसिपल को छेड़ा है अभी, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। मैं अभी तक आया नहीं कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, फेडरलिज्म क्या है, कम्युनल डेडलॉक। अगर दो कम्युनिटी में अगर फाइट होती है, डेडलॉक होता है, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। आपको पता है जो मतलब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में तो जो हर आदमी पढ़े उसको, बाबा साहब की किताब वो तो करते नहीं हो, मतलब एनिमेशन ऑफ कास्ट के सीमित रहते, लेकिन नहीं, आप थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ो। जो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट उन्होंने तो पढ़ना ही पढ़ना है कि आपको किस तरह आप विश्लेषण करते हैं, किस प्रकार एनालिसिस करते हैं, किस प्रकार आप अपने देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं। उनकी किताब अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, सारे लोग रेफर करते थे, गांधी साहब भी रेफर करते थे बाबा साहब, क्योंकि एक ही टेक्स्ट बुक थी पाकिस्तान प्रॉब्लम पे, एक ही टेक्स्ट बुक थी जहां पूरा एनालिसिस था विद फिगर्स। और उसमें बाबा साहब ने बहुत अंतर बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं कहता हूं इसलिए आपको मेरे विचार स्वीकारने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोचो, आप खुद कॉन्फिडेंस के ऊपर, और आप सोचो कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत। देखिए, कोई भी आदमी की फिलोसॉफी अगर समझना अपने को, दो प्रकार की फिलोसॉफर, एक फिलोसॉफर होता है आपको ब्लाइंड करता है, और एक फिलोसॉफर होता है आपको दृष्टि देता है। ब्लाइंड फिलोसॉफी मतलब क्या, बहुत सारी रिलीजियस लैंग्वेज होती है, वो पोएटिक लैंग्वेज होती है, हमें सोचने के लिए आप कभी मतलब कोई आप रिलीजन की किताब पढ़ेंगे, कोई भी, तो लैंग्वेज कैसे होती है, आपको पूरा खींच लेते अपनी तरफ, राइट। और जो बाबा साहब के समझ फिलोसोफर रहता है, वो क्या करता है, वो आपको भाषा में नहीं फंसाता, वो आपको विचारों में नहीं फंसाता, वो आपको विचार करने के लिए क्या करता है, मजबूत करता है। और जिस दिन आप विचार करना शुरू करते हैं, उसी दिन आप स्वतंत्र होना शुरू हो जाते। जिस दिन आप स्वतंत्र होना शुरू हो जाते हैं, उस दिन आपके अंदर अपने आप जो है इक्वालिटी आना शुरू हो जाती है, और आपका जो मन है वो संवेदनशील बनता है। आप सोचते हैं कि ये मेरे समान इंसान है। तो मैं आखिरी जाते जाते मतलब बहुत बड़ा मतलब भाषण नहीं दूंगा, मैं आखिरी में मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि जो फेडरलिज्म का जो तत्व है, स्टेट होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त कहा, हम लोग सोचते हैं वन लैंग्वेज वन स्टेट, क्या सोचते हैं, एक लैंग्वेज की एक स्टेट। बाबा साहब नहीं सोचते थे, वो सोचते थे वन स्टेट वन लैंग्वेज। गहरी बात है, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म बढ़ जाता है। जैसे मान लो यूपी उस वक्त बहुत बड़ा था, तो इतना बड़ा अगर मतलब हिंदी राष्ट्र है, मतलब उस पॉलिटिकल और हिंदी, तो क्या करेगा वो, बाकी चीजों की तरफ क्या कर लेगा, डोमिनेट कर लेगा। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि जो तमिलनाडु है वो भी दो होने चाहिए। जो पहला देखो बाबा साहब की जो भविष्यवाणी खड़ी हुई, पहला जो लिंग्विस्टिक स्टेट बना था आंध्र प्रदेश, टूटा भी पहली बार आंदोलन से वही। तेलंगाना बना तेलुगु स्पीकिंग स्टेट है। महाराष्ट्र में बोलूंगा थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी करना तो मतलब अपने विचारों को, कॉन्ट्रोवर्सी जरूरी है, कॉन्ट्रडिक्शन जरूरी है, बिकॉज कॉन्ट्रडिक्शन फोर्सेस और अटेंशन। तो बाबा साहब ने दिखता था महाराष्ट्र, उसको भी 4 इसमें कर दो और बॉम्बे को सिटी स्टेट बनाओ। और इतना डीप में गए हो कि इलेक्ट्रिसिटी का आवंटन कैसे होगा, पैसों का आवंटन कैसे होगा, मतलब गहराई से सोचने वाली बातें हैं। हमारे इमोशन को साइड में रख के देश की की बात अगर हमें करनी है, तो बाबा साहब के विचारों को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, गहराई से समझना पड़ेगा, तत्वज्ञान को समझना पड़ेगा, है ना।
स्लोगन इंपॉर्टेंट है, स्टैच्यूज इंपॉर्टेंट है, उससे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है? विचार, क्योंकि विचारों में शक्ति होती है। विचार लोगों को बदल देते हैं, विचार लोगों को सोचने के लिए क्या करते हैं? मजबूर करते हैं। और आप सोचिए, आप इमेजिन करिए, ये जो पूरे जो मैंने आपको तत्व बताया 100% भी समाज में उतरे, मेरा मानना है 10-20% भी अगर समाज में उतर गए ना, तो बड़ा भारत से बड़ा देश इस दुनिया में कोई मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 100% भी नहीं उतरे, 10-20% भी अगर उतरना शुरू हो गए मूल्य समाज में, तो ये देश कहां पहुंचेगा, क्या होगा? इस देश से तो भारतीय हो तो कहूंगा, सुंदर देश को दुनिया में इतनी विविधता, हिमालय कौन से देश में है? इतनी बड़ी बड़ी नदियां कौन से देश में है? बताइए कहां पे है? सुजलाम सुफलाम। चीन हमसे 3 टाइम बड़ा है, लेकिन जो एरेबल लैंड है हमारे पास ज्यादा है। कल्टीवेबल लैंड जो है कहां ज्यादा है? इतना सब होने के बाद हम भारतीय गरीब क्यों है? ये सोचने की बात है। ये विरोधाभास, ये भी बाबा साहब की जो ये है ना विचारधारा, उसमें फिलोसॉफी है कॉन्ट्रडिक्शन को देखना। हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन देखते दूर भाग जाते हैं। दूर भागना नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन देखना है कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, और फिर कॉन्ट्रडिक्शन देखने से हमारा अटेंशन वहां आता है। अटेंशन आने के बाद विचारों की शुरुआत होती है। जब विचारों की शुरुआत होती है, वहां आराम से जो है वो एक्शन की शुरुआत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब को अगर हमें सभी को अगर आदर, और मुझे ऐसा लगता है कि क्या हो गया है कि लोगों को लगता है जैसे, मतलब इट इज नॉट क्रिटिसिजम, बट मैं कहूंगा अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे, अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन डे बोले तो नेशनल फेस्टिवल होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है तो मैं देखा कि जो मतलब उसकी जो ये होती है विशेष, वो एक ही तबके से आती है। क्या सभी भारतीय का हक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करें? आप सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है सिर्फ के एक पर्टिकुलर मतलब तबके का डे नहीं है। जिस देश ने हमें इतना सब दिया है, जिसकी वजह से आज हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं, हम नौकरियां कर रहे हैं, वो डीप में संविधान है, इसलिए तो हम कर पा रहे हैं ना। अगर मान लो इस देश में कभी अराजकता आ गई, इस देश में कभी अराजकता आ गई जो बाकी देशों में आती है, देखे ना हमने उदाहरण देखे, जैन जी, नहीं सोचने की बात है ये मैं आपको सोचने के लिए थोड़ा मतलब कह रहा हूं, मतलब क्योंकि मेरा ही सोचने का काम नहीं है ना कि भाई थोड़ी मतलब मार दे, आप बोलोगे इसको हमने दे दिया था कि भाई तू ही सोचेगा, हम नहीं सोचेंगे, तू ही भारतीय है। ऐसा नहीं है, हम सबको सोचना है, हम सबको मिलकर काम करना है, हम सबको साथ में लेके काम करना है। इसका सही उदाहरण जो है बाबा साहब के जीवन में आता है। सारे लोगों से दोस्ती करके उन्होंने काम किया। हमारे सामने प्रोजेक्शन आता है कि थोड़े एग्रेसिव, ऐसा नहीं है, ही वाज सो सॉफ्ट मैन। आप उनकी वाणी देखिए, आप उनके स्पीचेस देखिए। एक वाकया जाते जाते कहूंगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब रॉयट्स में फंस गए तो उन्होंने बाबा साहब के घर में पनाह ली। अभी तो देखिए तो विचारधारा में दौर है, लेकिन जो मैत्री है ना, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हम मतलब रास्ते जा रहे हैं, कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया तो हम पहले जाकर देखते हैं, उसको पूछते हैं कि भैया आपको उससे तबीयत पूछते हैं कभी? हाँ, अगर हमारे सामने कोई प्रताड़ित हो रहा है, हमें पता है अनजस्ट है, तो हमारा नॉर्मल स्वभाव क्या कहता है? नॉर्मल स्वभाव, बाकी सब फिल्टर लगने से पहले हमारा मूल मानवीय स्वभाव क्या कहता है? पहले में जाके उसको मतलब ये मानवीय स्वभाव, यही मानवीय, यही मूल्य जो है, ये हमारे संविधान की नींव है। और जिस दिन हम समझेंगे, इसे गहराई समझेंगे, अपने जीवन में लाएंगे, तो हम सब भी कैपेबल होंगे ये कहने के लिए, आई एम द इंडियन फर्स्ट, आई एम लास्ट ईयर इंडिया। तब तक हमें अधिकार नहीं है। तो इस दिन बाबा साहब को याद करके जो है हम सभी भारतीय कैसे बनेंगे, इसका हम गहराई से पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, हमारे अंदर लाएंगे, दूसरों को सिखाएंगे, तभी जो है भारत सही मायने में
भारत होगा। जय हिंद, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका व्याख्यान